हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सावर वंक्शन एफएम। मोदाव जोशी नॉवल एक्सप्लेनेशन का ये 8th पार्ट है। नॉवल का ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल रेवल्स ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वुयांग पहुंचकर भीड़ में चलते चलते लानवांग जी ने अचानक उस कार्स मार्क के बारे में पूछ लिया। वुयुवुक्शन ने कहा कि वो मार्क थोड़ा हल्का हुआ है पर पूरी तरीके से मिटा नहीं है। शायद पूरी बॉडी मिलने के बाद या फिर हेड के मिलने के बाद इसे मिटाने का कोई तरीका मिल जाए। उससे उसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है। कितना थोड़ा? लानवांग जी ने पूछा। वुयुवुक्शन ने अपने हाथ से इशारा किया। थोड़ा मतलब थोड़ा? ये मैं कैसे बताऊं? क्या मैं कपड़े उतार कर दिखाऊं? लानवांग जी का चेहरा देखकर लगा जैसे कि उसे डर है कि वुयुवुक्शन वहीं पर कपड़े उतार देगा। उसने कहा, वापस जाकर उतारना। वुयुवुक्शन हंसकर मुड़ गया और कुछ स्टेप्स तक पीछे मुड़कर चलता रहा। पहले वो लानवांग जी से भाग जाना चाहता था और उसी वजह से वो लानवांग जी के मन में अपने लिए नफरत जगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जगह पर कोई और होता तो उसे अपनी करतूतों पर शर्म आती, पर कोई और होता तो शायद वो सब करता भी नहीं। पर वुयुवुक्शन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जो लानवांग जी के बेड पर जाकर सो रहा था, उसके साथ एक बथटब में नहाने का जिद कर रहा था, मेकअप लगाकर पूछ रहा था कि वो कैसा लग रहा है, वो इंसान जैसे कोई और था, वो नहीं। लानवांग जी तो ऐसे भी उन सब बातों को नहीं छेड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद आज पहली बार ऐसा मजाक करके वुयुवुक्शन बहुत देर तक हंसता रहा। फिर अचानक सीरियस होकर उसने कहा, हंगवांगजुन, तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों ने हमारे डियर फ्रेंड के हाथ को मो विलेज में प्लांट किया था और जिसने उसके पैर को दूसरे की बॉडी में लगाया था, वो एक ग्रुप के लोग हैं? वुयुवुक्शन के दिलो दिमाग में लानवांग जी लाजा ही है, पर पिछले कुछ दिनों से उसे लानवांग जी को उसके टाइटल से बुलाने की आदत हो गई है। इसलिए अब बाहर रहते टाइम वो उससे ऐसे ही हप रेस्पेक्टफुल वे में बात करता है। लानवांग जी ने कहा, 2 ग्रुप्स है। वुयुवुक्शन भी उसके साथ एग्री हुआ। जिन लोगों ने उन पैरों को छुपाने के लिए ये सब किया था, वो उसके हाथ को लैंड क्लैन के सामने नहीं भेजता। लैंड क्लैन के सामने भेजना मतलब थॉरो इन्वेस्टिगेशन, जिससे सारा सच रिवील हो सकता है। जिन लोगों ने पैर छुपाया था उनको नियर सेक्ट के सेवर हॉल के ट्रेडिशन के बारे में पता है, और जिसने उस हाथ को प्लांट किया था उसको लैंड क्लैन के एक्टिविटीज पता है। ऐसे ही बातों बातों में वुयुवुक्शन ने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? लानवांग जी ने जवाब दिया, तुम खुद सोचो। वुयुवुक्शन ने सोचा था कि वो लानवांग जी को बातों में फंसाकर अपना जवाब निकाल लेगा। फेल होने के बाद उसने कैजुअली बातों को घुमा दिया। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया। इस बार मैं नहीं, तुम लोगों से बात करोगे, ठीक है ना? लानवांग जी मुड़कर जाने लगा तो उसने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? इस एरिया के कल्टीवेशन सेक्ट को ढूंढने, लानवांग जी ने जवाब दिया। वुयुवुक्शन उसका शॉर्ट टैसल पकड़कर उसे उल्टे साइड खींच कर ले गया, जैसे वो लोग तुम्हें सब सच सच बता देंगे। ऑनरेबल हंगवांगजुन, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर मेरे बिना तुम ये सब नहीं कर पाओगे। उसकी बातें थोड़ी रूड तो थी, पर लानवांग जी की आंखों में टेंडरनेस दिखाई दी। उसने बस धीरे से किया। वुयुवुक्शन ने हंसते हुए कहा, ये क्या है? ऐसे कौन जवाब देता है? उसे बहुत मजा आने लगा। लानवांग जी को बस यही बोलना आता है। उसका ये चीज नहीं बदला। वुयुवुक्शन लानवांग जी को खींचकर वहां ले गया जहां बहुत सारी अलग अलग दुकान के वेटर्स अपनी अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे थे और शराब के फ्री सैंपल्स दे रहे थे। कुछ दुकान को पार करके वुयुवुक्शन को कुछ ऐसे दुकान दिखे जहाँ के वेटर्स यंग हैं। ये लोग यंग हैं और इनके यहाँ बहुत लोग आते हैं, वुयुवुक्शन ने कहा। इनसे बहुत कुछ पता कर सकते हैं। लानवांग जी ने इस बार भी किया, पर उसे ये बस वुयुवुक्शन का शराब पीने का बहाना लगा। ये उसके चेहरे से समझ आ गया, जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा दिखाते हुए वुयुवुक्शन खुश होकर वहां जा पहुंचा। 5-6 अलग अलग दुकान के वेटर्स ने उसे घेर लिया। हमारा शराब बेस्ट है, थोड़ा पी कर देखिए, उसके बाद अंदर आना। एक और वेटर ने कहा, हमारे दुकान का शराब बहुत स्ट्रांग है, अगर आप इसे ख़त्म करने के बाद भी सीधे खड़े रहे तो मैं अपना सरनेम बदल के आपका सरनेम ले लूँगा। वुयुवुक्शन ने उसके हाथ का बाउल ले लिया और एक बार में फिनिश करके कहा, मेरा सरनेम लोगे? मैंने एक जार की बात की थी, उस वेटर ने स्मार्टली कहा। वुयुवुक्शन ने 3 जार शराब ऑर्डर किया। शराब पीते पीते उसने उस वेटर से वही पुराना सवाल कर लिया, उस एरिया में कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए हैं या नहीं?
लानवांग जी के कपड़े और चेहरे से उस वेटर को पता चल गया कि वो एक कल्टीवेटर है। उसने बताया कि 2 माइल दूर चैंग क्लैन का रेसिडेंस है, पर वो पूरा का पूरा क्लैन खत्म हो गया है। चैंग क्लैन ही उस जगह का एकलौता कल्टीवेशन क्लैन था। वो क्लैन छोटा था। वही वुक्शान ने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था। एक रात चैंग क्लैन के रेसिडेंस के अंदर से दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने की आवाज़ आने लगी और साथ में चीखने चिल्लाने की भी। दरवाजे तो अंदर से बंद थे, बाहर से तो कोई उसे खोल भी नहीं सकता था। जो लोग अंदर थे वही डोर खोलकर बाहर आ सकते थे। अगर डोर ना भी खुलता तो भी तो वह दीवार लांघकर बाहर आ सकते थे। बाहर खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा था। उस एरिया में वो लोग पावरफुल थे और क्लैन का हेड चैंग पिंग तो सोट पर चढ़कर आसमान में भी उड़ सकता था। अगर वो लोग खुद किसी परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर से कोई आम आदमी जाकर कैसे उनकी मदद कर पाता। रात बीतती गई और अंदर का चीखना चिल्लाना कम होते गया। सुबह का सूरज उगते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। घर के अंदर 10-12 घर वाले और बहुत सारे नौकरों की लाश पड़ी थी। कोई बैठा हुआ पोजीशन में, कोई लेटे हुए। सब ने खून की उल्टी कर रखी थी और सबके चेहरे पर डर था। कहानी यहाँ तक पहुंची थी तो उस शॉप का मालिक उस वेटर को डांटने लगे। वही वुक्शन ने और 5 जार शराब ऑर्डर कर दिया तो मालिक ने उस वेटर को उनके पास ही रहने के लिए बोल दिया। वेटर ने बताया कि उस दिन के बाद से बहुत दिनों तक हर रात उस घर से उस रात की तरह ही आवाज़ आती रही। वो लोग तो खुद कल्टीवेटर्स थे, पता नहीं क्या देखकर वो इतना डर गए थे। दफनाए जाने के बाद वो लोग अपने कॉफिन को भी अंदर से धक्का देते रहते हैं। उनके क्लैन के हेड चैंग पिंग जो उस टाइम कहीं बाहर गए थे वो बच गए थे। वही वुक्शन ने इंटरप्ट किया, तुमने तो कहा था कि सब मर गए थे। अरे अरे मैं बता रहा हूँ, वो स्वेटर ने कहा। वो उस टाइम नहीं मरे थे, कुछ साल बाद मरे और उनकी मौत और ज़्यादा भयंकर थी। उनका लिंची किया गया था। लिंची क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। जब किसी के बॉडी के मांस के 3600 टुकड़े किए जाते हैं। वुक्शों को यह पता नहीं होगा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, समझ गया, पर उनके क्लैन को ख़त्म क्यों कर दिया गया? मैंने सुना कि ये किसी और कल्टीवेशन क्लैन ने किया था, वेटर ने कहा। नहीं तो वो लोग भाग क्यों नहीं पाए? उनको किसी चीज़ ने या किसी ने ट्रैप करके रखा था। दुकान का मालिक उनके लिए कुछ साइड डिशेस दे गया। सनफ्लावर सीड खाते हुए वुक्शन ने पूछा, क्या थी वो चीज़? मजाक मत कीजिए, वेटर ने कहा। साधारण लोग कैसे ये जान पाएंगे? ये तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। पर मैंने सुना कि उन लोगों ने किसी ऐसे को ऑफेंड किया था जिन्हें ऑफेंड नहीं करना था। इन सब सेक्ट्स की तो आपस की दुश्मनी और ट्रेजर्स को लेकर लड़ाई चलती रहती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन था, पर एक बहुत फेमस विलन इसमें इन्वॉल्व था और तुम्हें उसका नाम भी पता नहीं होगा। कहते हुए वुक्शन ने शराब के बाउल में सिप लगाया। मुझे पता है, उस वेटर ने कहा। क्या नाम था उसका? एलिन पैट्रियक। वुक्शन शराब में चोक्ट हो गया। वेटर ने बताया, उसका नाम था वही वुचियान। लोग उसका नाम नफरत और डर के साथ लेते हैं। उक्शा का मतलब है कि नो एनवीज, जैसा कि वो है हर हाल में खुश, किसी के लिए कोई जेलसी या ईर्ष्या नहीं। और वुचियान का मतलब है नो मनी। बहुत सोचकर भी वुक्शा को ये याद नहीं आया कि वो कभी वेयांग में आया था और उसने कभी किसी का लिंची भी नहीं किया था। श्योर होने के लिए उसने लानोंग जी की तरफ देखा। लानोंग जी बहुत देर तक इसी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, हमें चलना है। वुक्शा को समझ आया कि लानोंग जी उसे अकेले में कुछ बोलना चाहता है। उसने उस वेटर से कहा कि वो लोग थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, वो आकर बाकी का शराब पिएगा। वेटर ने कहा कि वो लोग रात तक जब भी वापस आएंगे उनको उनका ड्रिंक और स्नैक्स वापस मिल जाएगा। उसके पूछने पर वुक्शा ने कहा कि वो लोग दूर से चैंग हाउस को देखकर वापस आएंगे। थोड़ी देर बात करके ही उस वेटर ने वुक्शा को अपना दोस्त मान लिया था। उसने उसके कंधे को हग करते हुए पूछा, तुम लोग जो काम करते हो क्या वो बहुत मुश्किल है? पैसे भी बहुत मिलते होंगे। ये कितना रेस्पेक्टफुल जॉब है। क्या इसे शुरू करना? बोलना बंद करके उसने व्हिस्पर करके पूछा, तुम्हारा साथी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जब वुक्शा ने देखा तब तक लानोंग जी दूसरी साइड मुड़ गया था। वुक्शा ने कहा, उसकी परवरिश बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए अगर कोई उसके सामने ऐसे क्लोज होकर बात करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। कितनी अजीब बात है ना? वो स्वेटर ने अपना हाथ हटा लिया और उसने धीरे से कहा, बहुत अजीब है। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी वाइफ को छू दिया। लानोंग जी का जो हियरिंग एबिलिटी है उससे उसे ये बात जरूर सुनाई दी होगी।
वो कैसा फील कर रहा है सोचकर विवुक्षा को बहुत हंसी आ रही थी। मुश्किल से हंसी रोककर उसने कहा, मैंने एक जार फिनिश कर दिया और मैं खड़ा भी हूँ। वेटर को अपनी कही बात याद आ गई तो उसने कहा कि इससे पहले कोई ऐसा नहीं कर पाया था। उसने बोल्डली कहा, यंग मास्टर, आपका सरनेम क्या है? विवुक्षा को थोड़ी देर पहले की वही उच्चारण याद आ गया तो उसने कहा कि उसका सरनेम है लान। वो वेटर भी उसके जैसा ही बेशरम था। उसने अनाउंस कर दिया कि आज से उसका सरनेम लान हो गया है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि लान वांगजी थोड़ा लड़खड़ा गया। शैतानी भरी हंसी के साथ विवुक्षा पीछे हाथ करते हुए उसके पास आया। हांग वांगजुन, तुमने बिल पे किया इसलिए मैंने उसे तुम्हारा सरनेम दे दिया। वो स्वेटर के बताए गए रास्ते पर चलते हुए लान वांगजी ने कहा कि उसे ये इंसिडेंट याद आ गया है, इसलिए उस बारे में और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, विवुक्षा ने पूछा। मैंने चैंगक्लैंग को ख़त्म नहीं किया था ना? उस टाइम तो जहाँ भी जो भी गलत होता था सब कुछ उसकी गलती मान ली जाती थी। पर लान वांगजी ने कहा, तुमने नहीं किया था, पर यह तुमसे रिलेटेड है। कैसे? विवुक्षा ने पूछा। एक कनेक्शन ये है कि जो लोग इससे कनेक्टेड थे उनमें से एक तुम्हारी माँ से रिलेटेड था, लान वांगजी ने कहा। मेरी माँ? विवुक्षा ने पूछा। विवुक्षा के फादर वे चंगजे वनमिंग जियांग सेक्ट के एक सर्वेंट थे और उसकी माँ जियांगसे सानरेन एक रोज कल्टिवेटर थी। जियांग फेंगमियन और उनकी वाइफ वो जीवान दोनों ही उन दोनों को जानते थे, पर जियांग फेंगमियन ने उसे कभी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया और मैडम वो तो कभी उससे ठीक से बात ही नहीं करती थी। बाकी लोगों ने उसे जितना बताया उसे उतना ही पता है। तुमने सियाओ सिंगचन का नाम सुना है? लान वांगजी उसकी तरफ देखकर पूछता है। विवुक्षा ने बहुत याद करके कहा, नहीं। लान वांगजी ने कहा, कैसे सुनोगे? वो 12 साल पहले पहाड़ से उतर कर आया था और अब तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता है। कौन सा पहाड़? उसके गुरु कौन थे? विवुक्षा ने पूछा। कौन सा पहाड़ पता नहीं, लान वांगजी ने कहा। उनके गुरु का नाम था बाओसन सनरेन। ओह, तो वो मेरे शिशु है, विवुक्षा ने कहा। सियाओ सिंगचेंग और विवुक्षा की माँ की गुरु एक थी, इसलिए वो उसकी माँ का सीढ़ी है। बाओसन सनरेन एक ऐसी कल्टिवेटर है जो दुनिया से दूर किसी पहाड़ में रहती है। किसी को नहीं पता कौन सा पहाड़। लोगों का कहना है कि वो लान एन और वेन माओ के जनरेशन की है। उस टाइम के सब मर गए हैं, पर वो अभी जिंदा है। उनकी उम्र कुछ 100 साल तो जरूर होगी और उनका कल्टीवेशन भी बहुत हाई है। वेन माओ के टाइम से सारे कल्टीवेटर्स अपने क्लैन पर जोर डालने लगे थे और कोई भी नया कल्टीवेटर थोड़ा नाम कमाते ही अपना सेक्ट बनाने लगा था। पर बाओसन सनरेन ने एकदम सेक्लूसन चुन लिया था, मतलब किसी को भी पता नहीं है कि उनका डेरा कहाँ है। वो सीक्रेटली कुछ एबंडन्ड बच्चों को ले जाकर कल्टीवेशन सिखाते हैं और उनको वादा करना पड़ता है कि वो कभी भी माउंटेन छोड़कर ह्यूमन सोसाइटी में नहीं आएंगे। एक बार कोई उनके सेक्ट से निकल आया तो वो उन्हें कभी वापस नहीं लेते हैं। इतने सालों में उनके पास 3 स्टूडेंट्स ही उन्हें छोड़कर आए थे, यानलिंग डाओरन, जियांगसे सानरेन और सियाओ सिंगचन। इनमें से किसी को भी चैन की मौत नहीं मिली थी। पहले दोनों के बारे में तो विवुक्षा को पता था और थर्ड के बारे में लान वांगजी ने बताना शुरू किया। वो कभी उससे नहीं मिला था, बस उसके टैलेंट के बारे में सुना था। जब सियाओ सिंगचन पहाड़ से उतर कर आया था तब वो बस 17 साल का था। ईलिंग पैट्रियार्क खत्म हो गया था और सारे बड़े बड़े क्लैंस क्वालिफाइड कल्टीवेटर्स को रिक्रूट कर रहे थे। उस टाइम सियाओ सिंगचन दुनिया को बचाने का सपना लेकर आया हुआ था। उसके फर्स्ट नाइट हंट में उसने एक हाथ में एक हॉर्स टेल व्हिस्क और दूसरे हाथ में एक लॉन्ग शॉट लेकर पहला पोजीशन जीत लिया था और रातों रात वो फेमस हो गया था। बहुत सारे सेक्ट्स ने उसे बुलाया, पर वो अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ खुद का अपना सेक्ट खोलना चाहता था जहाँ ब्लड लाइन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाने वाला था। उसकी पर्सनालिटी सॉफ्ट थी, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था। वो कभी भी किसी को मदद करने से मना नहीं करता था। सब उसकी इस नेचर की तारीफ किया करते थे। एक दिन वेयांग के चैंग क्लैन के लीडर कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ नाइट हंट में गए थे। अचानक खबर मिलते ही वो वापस आए। किसी ने उनके प्रोटेक्टिव एरिया को डिस्ट्रॉय करके उनके घर में कुछ एविल क्रिएचर्स को घुसा दिया था। इसके अलावा उस मामले में कुछ पता नहीं चल पाया था। वैसे तो छोटे छोटे क्लैंस में क्या होता है ये बातें ज़्यादा किसी को पता नहीं चलती है, पर लुआनजियांग हिल के सीज को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। सबको ये खबर मिल गई थी और कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे थे कि ईलिंग पैट्रियार्क बदला लेने के लिए वापस आ गया है, पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये किसका काम है वो पता चले। सियाओ सिंगचन चुप नहीं बैठा।
उसने 1 महीने के अंदर मर्डरर का पता लगा लिया। वो मर्डरर था जुए यांग। वो सियाओ सिंचेंग से भी छोटा था। उस टाइम वो बस एक लड़का था, पर उसकी उम्र की वजह से उसकी क्रुएल्टी में कोई कमी नहीं थी। 15 साल की उम्र से ही उसने क्विजो एरिया में गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। सब उसकी चमकती हुई मुस्कान, उसकी क्रुएल्टी और इनह्यूमैनिटी के बारे में जानते थे। बचपन से ही वो चैंग पिंग के फादर से नफरत करता था। उसकी वही नफरत और साथ में किसी और वजह से उसने उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब सियाओ सिंचेन उसे पकड़ने गया तब भी जुए यांग अपनी गुंडागर्दी में बिजी था। उसे लेकर सियाओ सिंचेन जिनलिंग टावर में जा पहुंचा, जहां बड़े बड़े सेक्ट के लोग कल्टीवेशन प्रोसीड्यूर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसने अपना एविडेंस पेश किया और उसकी पनिशमेंट की डिमांड की। सारे सेक्ट्स उसे सजा देना चाहते थे, पर जिन सेक्ट नहीं। हुई वुक्शन ने पूछा, क्यों? सारे सबूत रहने के बाद भी जिन गुआंगसेन उसे क्यों बचाना चाहता था? क्या वो उसका फेवरेट था? वो एक गेस्ट डिसाइपल था, लान वांगजी ने कहा। हुई वुक्श हैरान था, पर उतना बड़ा एक सेक्ट एक गुंडे को अपना डिसाइपल क्यों बनाएगा? यहीं पर वो दूसरा कनेक्शन है, लान वांगजी ने हुई वुक्शा की आंखों में देखते हुए कहा। स्टिजियन टाइगर शील। एक पल के लिए हुई वुक्शा के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उससे ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को और कौन जान सकता है? उसने जितने स्पिरिचुअल वेपन्स बनाया था, ये उन सब में से सबसे खतरनाक और सबसे फेमस था। जब उसने उस चीज़ को बनाया था तब उसे बस अपने काम में एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। अकेले कॉर्प्सेस और स्पिरिट्स को कंट्रोल करते करते वो टायर्ड हो जाएगा, ये सोचकर उसने एक टाइगर सील बना लिया था। इसके लिए उसने उस रेयर आयरन ओर का यूज़ किया था, जो उसे एक बीस्ट के पेट से मिला था। पर एक बार यूज़ करते ही उसे पता चल गया था कि वो चीज़ फायदे से ज़्यादा नुकसान करने वाला है। उसने उसे अपनी मदद के लिए बनाया था, पर उसने सोचा ही नहीं था कि वो सील अपने क्रिएटर से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो किसी एक मास्टर के लिए लॉयल नहीं था। कोई भी उसे यूज़ कर सकता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दोस्त हो या दुश्मन। तो इस जगह पर मैं टाइगर सील के बारे में कुछ बता देती हूँ। टाइगर सील का शेप टाइगर के जैसा है। पहले के ज़माने में ये सेना को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके 2 टुकड़े होते थे। एक टुकड़ा राजा के पास होता था और दूसरा सेनापति के पास। जब वो दोनों टुकड़े एक साथ होते थे तब जाकर सेनापति सेना को युद्ध में ले जा पाता था। मतलब जब दोनों लोग किसी काम के लिए एग्री करते हैं तब वो काम हो पाता था। विवुक्षा ने उस सील को डिस्ट्रॉय कर देने का सोचा था, पर उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल था। और उस टाइम उसे पता चल गया था कि सब उससे नफरत करने लगे हैं। उस वेपन की वजह से ही कोई उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस टाइगर सील को डिस्ट्रॉय ना करके उसने भी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, ताकि उस चीज़ को यूज़ करने से पहले उसे भी सोचने का टाइम मिले। उसने उस चीज़ को 2 बार ही यूज़ किया था, एक बार सनसेट कैंपेन के टाइम, दूसरी बार यूज़ करने के बाद ही उसने उसके एक हिस्से को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। पर उस हिस्से को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पर उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि कोई उस आधे हिस्से को ठीक नहीं कर पाएगा। पर लान वांगजी ने बताया कि जुए यांग ने उस खराब हिस्से को ठीक कर लिया था। उसकी उम्र कम थी, पर वो बहुत चालाक था। ठीक करने के बाद वो हिस्सा ओरिजिनल के जितना पावरफुल नहीं था और वो टिकाऊ भी नहीं था, पर वो जितना भी था भयंकर था। जिन सेठ जुए यांग को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि वो बार बार उस टाइगर सील को काम के लायक बना सके। शायद जुए यांग सैंग क्लैन से सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो उस रेस्टोर्ड सील को भी टेस्ट कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए भी सब विवुक्षा को ही जिम्मेदार मानेंगे। अगर वो इसे नहीं बनाता तो ये सब होता ही नहीं। लान वांगजी आगे की बातें बताने लगा। जिन सेक्ट जुए यांग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और शियाओ सिंचेन मानने को तैयार नहीं था। ऐसा चलता रहा तो नियम यंगजियो को बुलाना पड़ा, जो उस डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं था। नियम यंगजियो भी जुए यांग को सजा दिलाना चाहता था। जिन गुआंगसेन इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, पर नियम यंगजियो उसी वक्त जुए यांग को मारना चाहता है देखकर जिन सेक्ट फाइनली मान गया। जुए यांग को शुरू से ही कोई डर नहीं था। जब नियम यंगजियो का सेवर उसके गर्दन पर था तब भी वो मुस्कुरा रहा था। जब उसे ले जाया गया तब उसने शियाओ सिंचेन को प्यार से कहा, दाओजन, अब मुझे भूलोगे नहीं ना? देखते हैं क्या होता है। जिन सेक्ट ने अपना वादा नहीं निभाया। उन लोगों ने जुए यांग को मौत की सज़ा नहीं दी, उसे बस उम्र कैद की सज़ा दी। नियम यंगजियो ने जवाब मांगा तो वो लोग बातें बनाते रहे
किसी और क्लैन ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद निये मिंगजो की मौत हो गई। उसने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की थी और वो जल्दी मर भी गया। अब जिन क्लैंग वाले ज़ुए यांग को कैद से निकालना चाहते थे, पर ओपनली ऐसा करना उनके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था। उन लोगों ने चैंग पिंग पर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि वो ये बोलने को मजबूर हो गया कि उसके क्लैन वालों की मौत से ज़ुए यांग का कोई लेना देना नहीं है। जब सियाओ सिंगचन उससे मिलने गया तब उसने बताया कि उसके सेक्ट के बचे कुछ लोगों की सेफ्टी के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने ये भी कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ज़ुए यांग फिर से फ्री हो गया। वही वुक्शन ने सोचा कि अगर वो चांगपिंग की जगह पर होता तो वो जिन सेक्ट के बहकावे में नहीं आता। वो उस काल कोठरी में जाकर ज़ुए यांग को ऐसी मौत देता कि वो फिर कभी पैदा ही नहीं होना चाहता। पर हर कोई उसके जैसा नहीं है। चांगपिंग यंग था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, उसे क्लैन के बाकी बचे मेंबर्स के बारे में भी सोचना था और अपने बारे में भी, और उसका मेंटल कंडीशन क्या था वो भी वो नहीं जानता है। छूटने के बाद ज़ुए यांग ने फिर से बदला लेना शुरू कर दिया, पर उसने डायरेक्ट सियाओ सिंगचन का नुकसान नहीं किया। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, पर पहाड़ से उतरने के बाद उसे एक अच्छा दोस्त मिला था जो उसी के तरह राइटियस और डिटरमाइंड था। सियाओ सिंगचन ब्राइट मून और जेंटल ब्रिज के जैसा था और शॉन्गलैन स्नो और कोल्ड फ्रॉस्ट के जैसा। ज़ुए यांग ने उस 22वें टेम्पल को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया जहां शॉन्गलैन बड़ा हुआ था, और जहर देकर शॉन्गलैन की आंखों को भी खराब कर दिया। इस बार उसने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, पर सबको पता था कि वह किसका काम था। लेकिन जिन गुआंगशान के प्रोटेक्शन की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। ये सब सुनते सुनते वुई वुक्शा को थोड़ा अजीब लगा। लान वांगजी को देखकर लगता है कि उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सच तो ये है कि वो कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले में शायद वो निये हुएसंग के बड़े भाई से भी ऊपर है। उस टाइम वो जिन सेक्ट के गलत कामों को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। वो उनके डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाता था। तो फिर इतना सब कुछ सुनकर भी वो चुप क्यों बैठा था? क्यों उसने ज़ुए यांग को सजा नहीं दिया? वो पूछने ही वाला था कि उसे लान वांगजी के पीठ के स्कार्स याद आ गए। अगर लान वांगजी ने कोई बड़ा गुनाह किया था तो उसे कुछ सालों तक ग्राउंडेड भी रहना पड़ा होगा, या तो उसके ऊंट्स हील नहीं हुए थे, नहीं तो वो अपनी पनिशमेंट भोग रहा था। इसलिए उसने बस सुना था। वही वुक्शा को उसकी फिक्र हो रही थी, पर वो डायरेक्टली उस बारे में पूछ नहीं पाया। उसने सियाओ सिंगचन के बारे में ही पूछ लिया। उसके बाद जो हुआ वो और भी ट्रेजिक था। अपने गुरु के डेरा छोड़ते टाइम सियाओ सिंगचन ने कसम खाई थी कि वो फिर कभी वापस नहीं जाएगा। वो कसम तोड़ने वालों में से नहीं था, पर शॉन्गलैन ना तो सिर्फ ब्लाइंड हो गया था बल्कि वो बुरी तरीके से घायल भी हो गया था। अपना कसम तोड़कर सियाओ सिंगचन ने अपने गुरु से अपने दोस्त के लिए मदद मांगी। वाउसन सांडन मान गई और सियाओ सिंगचन फिर से पहाड़ से उतर गया। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। 1 साल बाद शॉन्गलैन भी पहाड़ से उतर आया। सियाओ सिंगचन अपनी दोनों आंखें अपने दोस्त को दे चुका था। शॉन्गलैन बदला लेना चाहता था। उस टाइम जिन गुआंगशेंग की मौत हो गई थी और जिन गुआंगयाओ सेक्ट लीडर बन गया था। अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए जिन गुआंगया ने ज़ुए यांग को मार दिया। टाइगर सील के बारे में भी फिर कभी बात नहीं हुई। शॉन्गलैन अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद ना उसकी कोई खबर मिली और ना किसी ने चैंग सेक्ट के बारे में बात की। वही वुक्शा आहें भरता है। अगर वो कुछ दिन और जीता या फिर सियाओ सिंगचन कुछ साल पहले पैदा होता तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उस टाइम वो जिंदा होता तो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर ही आता, और अगर सियाओ सिंगचन से कभी उसकी मुलाकात भी होती तो भी क्या उसके जैसा राइटियस इंसान इलिंग पैट्रियार्क से दोस्ती करता? चैंग रेसिडेंस पार करके वो लोग पास के सेमेटरी में पहुंच गए थे। तो चैंग क्लैन के बाकियों को किसने मारा? सेमेटरी से बैंग बैंग की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई डोर पर धक्का दे रहा हो। तो वो 50 लोग अपने अपने कॉफिन्स के अंदर से धक्का दे रहे हैं, पर उस वेटर ने तो कहा था कि अब वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लान वांगजी और वुई वुक्शा ने अपनी सांसों को धीमी कर ली और चुपके से सेमेटरी के अंदर झांकने लगे। सेमेटरी के सेंटर पर उन्हें एक होल दिखा जो अभी अभी खोदा गया हो। उसी के अंदर से आवाज़ आ रही है। कोई ग्रेव को खोद रहा है। वो लोग चुपचाप वेट करते रहे। थोड़ी देर में अंदर से 2 आदमी निकल आए। एक आदमी के पीठ पर दूसरा आदमी था। दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उनको अलग करना मुश्किल था। पर जल्दी पता चला कि पीठ पर जो है वो एक डेड बॉडी है। अचानक वो आदमी पीछे मुड़ा
तो ये दोनों उसे दिख गए, पर इन लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखा। उसने किसी स्पेल की मदद से अपने चेहरे के सामने एक मिस्ट बना रखा था ताकि उसके चेहरा किसी को ना दिखे। लान वांगजी बीचन लेकर दौड़कर आगे गया। उस आदमी ने भी एक हैंडसिल बनाकर अपने सोर्ड को समन किया। उसके सोर्ड पर भी वैसा ही स्पेल था, जिसकी वजह से उसकी कलर और स्टाइल दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों लड़ते रहे, पर थोड़ी देर में लान वांगजी का चेहरा कोल्ड हो गया। युवक्षा का इसका रीज़न पता था। उस ग्रेव डिगर को लान वांगजी के सोर्ड के मूव्स पहले से पता था। दोनों लड़ते रहे और वो ग्रेव डिगर पीठ पर एक डेड बॉडी लेकर बार बार गिरता रहा। उसे पता था कि वो जीत नहीं पाएगा। उसने अपनी कमर से एक डार्क ब्लू कलर का तालिस्मान निकाल लिया। वो एक ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मान था। वो किसी को इंस्टेंटली हजारों माइल दूर ले जा सकता है, पर उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वो भागने वाला है देखकर वुयुवुक्शान ने 2 बार क्लैप किया और एक घुटने में बैठकर अपनी मुट्ठी को जमीन पर मारा। उसके पंच के पावर ने मिट्टी के नीचे जाकर कॉफिन के अंदर के डेड बॉडीज को प्रोवोक किया। 4 खून भरे हाथ निकल आए और ग्रेव डिगर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। उस आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वुयुवुक्शान ने अपनी बांसुरी निकाल ली। उसकी बांसुरी की तीखी आवाज़ से अब उन 4 हाथों के साथ साथ 2 बॉडीज भी मिट्टी से निकल आए। दोनों बॉडीज धीरे धीरे उस आदमी के बॉडी में चढ़ने लगे और उसके गर्दन को बाइट करने गए। उस ग्रेव डिगर ने मुंह में एक आवाज़ करते हुए अपनी पूरी बॉडी में एक स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दिया। जब तक उसे समझ आया कि उसके साथ क्या धोखा हुआ है, तब तक उन दोनों डेड बॉडीज के साथ साथ उसके पीठ के डेड बॉडी भी उससे दूर हो गई थी। वुयुवुक्षा हंसने लगा और लान वांगजी ने उस डेड बॉडी को पकड़कर उस आदमी पर जोरदार अटैक किया। उस आदमी ने और लेट नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मान का यूज़ करते हुए वो भाग गया। इन दोनों को पता था कि वो उसको पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पास वो तालिस्मान था। उन लोगों ने डेड बॉडी को चेक किया तो उन्हें पता चला कि उसका बस टॉर्सो ही रियल था। हाथ, पैर और सर नकली था। ये टॉर्सो उनके डियर फ्रेंड का ही लग रहा था। उसे तुम्हारे सेक्ट के सोर्ड स्टाइल क्यों पता है? वुयुवुक्शान ने पूछा। उसका कल्टीवेशन बहुत हाई है, तभी तो वो अपना चेहरा और अपने सोर्ड को कवर कर पाया। और उसने ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मान भी यूज़ किया। उससे लड़कर क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता चल पाई? लान वांगजी ने कहा, नहीं। अगर लान वांगजी ने ना कहा तो ये लानसिचन या लानचिरन नहीं है। लान वांगजी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसे कुछ छुपाना होता तो वो चुप रहता। उस टॉर्सो को एक और पाउच में रखकर वो दोनों उस लिकर शॉप में वापस गए। बाकी सारी दुकान बंद हो गए थे, पर वो दुकान इन दोनों के लिए ही खुली हुई थी। वुयुवुक्शान ने शराब पीते हुए चेंगपिंग के बारे में पूछा। लान वांगजी ने बताया कि जुएयांग, सियाओ सिंचेंग और शोंगलन के गायब होने के कुछ साल बाद चेंगपिंग और उसके क्लैन के बाकी सारे लोग लिंगची से मारे गए। चेंगपिंग की तो आंखें भी निकाल ली गई थी। उन सबके ऊँट से ये पता चला था कि उनको सियाओ सिंचेंग के सोर्ड स्वांग गुहा से लिंची किया गया था, पर सियाओ सिंचेंग गायब था। वो ना तो जिंदा कहीं दिखा और ना ही सोल समोनिंग से उसके सोल को बुलाया जा सका। वुयुवुक्शान ने कहा, सोल समोनिंग जैसे चीज़ें हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं। लोगों को लगा होगा कि ये सियाओ सिंचेंग ने किया होगा। हंग वांगजुन, तुम्हें क्या लगता है? लान वांगजी ने धीरे से गर्दन हिला दिया। बिना पूरी बात जाने कमेंट नहीं करना चाहिए। वुयुवुक्शान को लान वांगजी के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुस्कुराकर शराब पीने लगा। लान वांगजी ने उसकी राय मांगी तो उसने कहा, लिंची एक टॉर्चर है जो पनिशमेंट भी है। आंखें उखाड़ लेने की वजह से ये और भी ज़्यादा सियाओ सिंचेंग से कनेक्टेड लग रहा है, पर मुझे लगता है सियाओ सिंचेंग कभी भी चैंगपिन पर मेहरबानी करने नहीं आया था। उसकी बातें पूरी होने से पहले ही वो वेटर उनके लिए 2 साइड डिश ले आए। वुयुवुक्शान ने मुस्कुराकर लान वांगजी की तरफ देखा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं भी तो पूरी बात नहीं जानता। बिना जाने कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पर मैंने बस 5 जार ऑर्डर किया था, तुमने और 5 जार्स खरीद लिया। मैं अकेला इतना नहीं पी पाऊंगा। क्यों ना तुम भी थोड़ा पियो? ये क्लाउड रेसिसेस नहीं है, यहाँ तो तुम पी सकते हो ना? उसे हैरान करते हुए लान वांगजी ने जवाब दिया, मैं पीऊँगा। हांग वांगजुन, तुम सच में बदल गए हो, वुयुवुक्शान ने कहा। मैंने तुम्हारे सामने इतने छोटे से जार से शराब पिया था और तुम गुस्सा हो गए थे, और अब तुम अपने रूम में एम्परर स्माइल्स छुपा कर रखते हो और छुप छुप कर पीते रहते हो। मैंने एम्परर स्माइल्स नहीं पिया, लान वांगजी ने जवाब दिया।
अच्छा ठीक है, तुमने नहीं पिया, विभूषण ने कहा। तुमने वो मेरे लिए छुपा कर रखा था ना, मैं मान लेता हूँ। अब आ जाओ, मुझे देखना है कि तुम्हारे जैसे ना पीने वाले को ड्रंक होने के लिए कितने कप्स पीने की जरूरत है। उसने एक बाउल शराब दिया तो लानवांग जी ने एक बार में ही पूरा पी लिया। विभूषण एक्साइटेड होकर उसके चेहरे को देखने लगा, पर ना तो लानवांग जी का चेहरा लाल हुआ और ना ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ। वो पहले जैसा ही रह गया। विभूषण बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। वो उसे और शराब देने ही वाला था कि लानवांग जी के आईब्रोज सिकुड़ गए और उसने अपनी उंगली से आईब्रोज के बीच के हिस्से को रब किया। कुछ पल में ही उसने अपने हाथ से सर को सपोर्ट देते हुए आंखें बंद कर ली और फिर वो सो गया। लोगों को पहले नशा चढ़ता है, फिर वो सोते हैं। लानवांग जी ऐसे कैसे सो सकता है? विभूषण को उसका नशे वाला हालत देखना था। विभूषण ने उसके कान के सामने क्लैप किया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। विभूषण लानवांग जी को सहारा देते हुए लिकर शॉप से बाहर ले गया। फिर लानवांग जी से पैसे निकाल कर एक इन में 2 रूम्स ले लिया। एक रूम में लानवांग जी को ले जाकर उसके जूते उतार कर उसे बेड पर लेटा दिया। फिर वो बाहर निकल गया। एक खाली सा जगह देखकर उसने अपनी बांसुरी निकाल ली। फिर एक मेलोडी बजाकर वो चुपचाप इंतजार करता रहा। इतने दिनों से लानवांग जी और विभूषण दिन रात साथ थे। उसे कभी भी अकेला होने का मौका ही नहीं मिला जो वो वेनिंग को बुला सके। उसे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ही नहीं छुपानी थी, साथ में एक और वजह भी थी। वेनिंग ने गुसुलान सेक्ट के लोगों को मारा था। लानवांग जी के सामने वो कैसे उसे बुलाता? लानवांग जी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव भी कर रहा है, ऐसे में वो काम करना उसे ठीक नहीं लगा। चेंज की झंझनाहट के साथ वो वेनिंग सर नीचे करके अंधेरे से निकल आया। उसके सारे कपड़े काले थे, बस उसके आंखें ही बिल्कुल सफ़ेद थे। विभूषण अपने हाथ पीछे करके उसके साइड से घूमने लगा तो वेनिंग ने भी उसे फॉलो किया। एक जगह पर खड़े रहो, विभूषण ने कमांड किया। वेनिंग रुक गया और उसका फीका चेहरा और उदास हो गया। हाथ दिखाओ, विभूषण ने कहा। वेनिंग ने अपना राइट हैंड उठाया तो विभूषण ने उसका हाथ पकड़कर चेक किया। ये कोई आम चेन नहीं है। आम चेन होता तो वेनिंग कब का इन्हें तोड़ चुका होता। ये चेन स्पेशली वेनिंग के लिए ही बनाई गई है। जलाकर राख कर दिया गया है। स्टिजियन टाइगर शील की तरह वेनिंग भी एक नायाब हथियार है। इसे कैसे वो लोग जला देते? विभूषण वेनिंग के बालों के अंदर हाथ डालता है। जो भी इसे कंट्रोल करना चाहता था, उसने सबसे पहले इसके सुध-बुध को खत्म की होगी। जरूर उसने उसके सर के अंदर कुछ डाला है। विभूषण को वेनिंग के स्कल में 2 नीडल्स मिले। उसने खींचकर उन्हें निकाला तो वेनिंग कांप उठा। उसके आंखों में काले काले लाइंस बन गए। शायद उसे बहुत दर्द होने लगा और वह उसे सहता रहा। वो मर गया है, पर अभी भी उसे दर्द होता है। कितनी अजीब बात है। उन 2 नेल्स पर कुछ कॉम्प्लेक्स लाइन बने हैं। विभूषण ने उन्हें संभाल कर रख लिया। वेनिंग को हील होने में कुछ दिन टाइम लगेगा और यह उसके चेन्स, इनके वजह से भी उसे बहुत तकलीफ हो रही है। इनको भी काटना पड़ेगा, पर उसके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्ड चाहिए। उसे सबसे पहले बिचन का ही याद आया। लांसेट के सोर्ड से वेनिंग को आज़ाद करना ये शायद गलत है, पर उसके सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। वो वेनिंग को ऐसे घूमने नहीं दे सकता। उसने सोचा, ठीक है, मैं इन में जाता हूँ। अगर लांजा जाग रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अगर वो सो रहा है तो मैं कुछ देर के लिए उसका सोड ले लूँगा। ऐसा डिसाइड करने के बाद जैसे ही वो इन में जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लानवांग जी उसके पीछे खड़ा है। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।